दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के कंप्लीट रिवीजन श्रृंखला में इस वीडियो में हम कवर करेंगे शक्ति, सत्ता और प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शक्ति, सत्ता और प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए शक्ति, सत्ता और प्रभाव के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लें। तो शक्ति की अवधारणा सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान नीत्शे और ट्रीटस के, याद रखिएगा नीत्शे और ट्रीटस के दो विचारक हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है शक्ति की अवधारणा। और प्राचीन काल से ही राज्य के अस्तित्व के लिए आप जानते हैं शक्ति को बहुत ही आवश्यक माना गया था। एरिक काफमैन एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व जो है वो शक्ति के विकास, वृद्धि और उसके प्रदर्शन में है। और आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों में संप्रभुता महत्वपूर्ण तत्व है, वो भी शक्ति से ही संबंधित है। और ये संप्रभुता जो है वो शक्ति के अभिव्यक्ति और प्रदर्शन पर आधारित है। एक विचारक हैं रॉबर्ट बियरस्टीड, वो कहते हैं कि शक्ति समाज की आधारभूत सुव्यवस्था का आधार है। और आप देख सकते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें आप देखिए मैकाइवर राजनीतिक शक्ति के बारे में कहते हैं कि शक्ति उस क्षमता या बोध योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग करने वाला दूसरे को नियंत्रित करता है। आप जान लीजिए दोस्तों, शक्ति का प्रयोग राजनीतिक शक्ति के लिए किया जाता है और शक्ति का अभिप्राय सीधे बल प्रयोग से नहीं होता है। कापलान एक विचारक हैं, वो कहते हैं संगठित क्रिया के द्वारा किसी परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता ही शक्ति है। दोस्तों शक्ति का स्वरूप सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। कई बार हम शक्ति का प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए करते हैं, जबकि कई बार शक्ति का प्रयोग नकारात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। शक्ति संबंधात्मक होती है और इसकी प्रकृति व्यवहारात्मक होती है। शक्ति सापेक्ष होती है, ये निरपेक्ष नहीं होती है। और दोस्तों शक्ति जो है शक्तिशाली की इच्छा को शक्तिहीन के अनिच्छा पर ला दी जाती है। दोस्तों रॉबर्ट डेहल कैटलिन ये विचारक शक्तिवादी विचारकों में शामिल हैं। रॉबर्ट डेहल का कहना है कि ए के पास बी न चाहते हुए भी किसी कार्य को करने के लिए विवश कर सके, वही शक्ति है। सत्ता क्या होती है? तो आप जानते हैं सत्ता अथॉरिटी को जो है हिंदी में सत्ता कहते हैं। सत्ता जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्ता सबसे औपचारिक अवधारणा है। सत्ता शक्ति और प्रभाव का संस्थाकृत प्रयोग है। एक लाइन में आप जान लीजिए कि जो सत्ता है वो शक्ति और प्रभाव का संस्थाकृत यानी इंस्टीट्यूशनल प्रयोग होता है। और शासक जो होता है वो शक्ति और प्रभाव को संस्था के माध्यम से सत्ता के रूप में प्रयोग करता है। और सत्ता के पीछे जो है औचित्यपूर्णता की शक्ति होती है। सत्ता दोस्तों शक्ति या प्रभाव का औपचारिक प्रयोग है और सत्ताधारी उस शक्ति का जो है वो प्रतीक होता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, सत्ता को औचित्यपूर्ण या लिजिटमेट पावर कहा जाता है। सत्ता जो होती है अथॉरिटी, उसको लिजिटमेट पावर या औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। यानी जब शक्ति में औचित्यपूर्णता मिल जाती है तो उसको सत्ता कहा जाता है। रॉबर्ट बियरस्टीड ने कहा है कि सत्ता जो है वो स्वयं शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति प्रयोग का संस्थात्मक आधार है। और इसी तरह एक विचारक हैं बीच का कहना है कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने और निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। और एक विचारक हैं, आप जानते हैं मैकाइवर, वो कहते हैं सत्ता शासन का जादू है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। दोस्तों मैक्स वेबर सत्ता के बहुत ही आधिकारिक व्याख्याता माने जाते हैं।
इन्होंने सत्ता का परंपरागत, बौद्धिक और कानूनी तथा करिश्माई सत्ता, 3 प्रकार की सत्ता में जो है वर्गीकरण करके इसका वृहद अध्ययन किया है। इसी प्रकार प्रभाव या इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, प्रभाव जो है वो शक्ति और प्रभाव को पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शक्ति और प्रभाव अलग अलग हैं। और आप जान लीजिए कि कई विचारकों का मानना है कि यदि हम प्रभाव या इन्फ्लुएंस के महत्व को स्वीकार कर लेंगे तो शक्ति निरर्थक हो जाती है और राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक प्रभाव के बल पर ही शक्ति अर्जित करते हैं। शक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं जिसके नियंत्रण और अंकुश पर शक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन प्रभाव को प्रभावित व्यक्ति या समूह स्वेच्छापूर्वक निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर शक्ति की अपेक्षा जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा व्यापक होता है। दोस्तों, प्रभाव के कई स्रोत होते हैं। इसमें ज्ञान है, जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान रखता है उसका प्रभाव भी ज़्यादा होता है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, धन और इसके अलावा कुशलता, हमारी योग्यता और क्षमता भी ये प्रभाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, रॉबर्ट डहल कहते हैं कि प्रभावकर्ताओं के बीच संबंध जो है उसे प्रभाव कहा जाता है। और दोस्तों, प्रभाव जो है ये व्यक्तियों, समूहों, संघों और संगठनों तथा राज्य के बीच का संबंध है। प्रभाव एक व्यापक शब्द है। तो शक्ति, सत्ता और प्रभाव से संबंधित सामान्य जानकारी के बाद आइए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि किसने कहा है कि सत्ता ज़्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है और शक्ति आदेशों के पालन कराने के रूप में। तो देखिए, आप ऑप्शन है आपके रॉबर्ट डहल, बीच, साइमन या फिर मैकाइवर। तो सही उत्तर है ये कथन दोस्तों मैकाइवर का है। मैकाइवर का कहना है कि सत्ता जो होती है वो ज़्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है और शक्ति आदेशों के पालन कराने की। और दोस्तों, मैकाइवर जो हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का ये खंडन तो करते हैं। वो कहते हैं कि प्रभुसत्ता कोई असीमित शक्ति नहीं हो सकती है। मैकाइवर को बहुलवादी विचारक माना जाता है और उनका कहना है कि सत्ता ज़्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है और शक्ति आदेशों के पालन कराने की। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए और बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। कई बार ये प्रश्न आया है कि जो शक्ति है वो भ्रष्ट करती है, यानी पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये कथन आप जानते हैं लॉर्ड एक्टन का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने सत्ता यानी प्राधिकार को प्राकृतिक आवश्यकता कहा है। ऑप्शन है हन्ना आरेंट, माइकल ओकसाट, रोजर स्क्रटन या इरविंग क्रिस्टाल। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए, रोजर स्क्रटन एक विचारक हैं। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वो कहते हैं कि सत्ता या प्राधिकार प्राकृतिक आवश्यकता है और सामान्य रूप से अगर जो आप प्राधिकार को देखते हैं तो प्राधिकार किसी व्यक्ति, गुट या संस्थान के किसी विषय या क्षेत्र में निर्णय लेने या निर्णायक कार्य करने की ऐसी क्षमता को कहते हैं जो से राज्य द्वारा जो संस्थागत शक्ति है उसे सत्ता कहते हैं। और किसी व्यक्ति, गुट या संस्थान के विषय क्षेत्र या निर्णय लेने या निर्णायक कार्य करने की ऐसी क्षमता है जो किसी राज्य के द्वारा प्रदान की गई हो। अगला प्रश्न है, किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है। शक्ति अभिजन यानी पावर एलीट। तो आप प्रश्न देखते ही इसका उत्तर बता लेंगे। सी राइट मिल्स। दोस्तों, सी राइट मिल्स का संबंध शक्ति अभिजन से है और आप जान लीजिए इनकी पुस्तक का नाम भी पावर एलीट है जो 1956 की है। शक्ति अभिजन की अवधारणा अमेरिकी विचारक सी राइट मिल्स ने प्रस्तुत किया है और सी राइट मिल्स कहते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र एक शर्म है और वह आदर्शों से कोसों दूर है और अमेरिका के लोगों में शासन के बजाय शक्ति अभिजनों का शासन होता है।
अगला प्रश्न है, जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, हेनरी डेविड थोरो, महात्मा गांधी, मिशेल फूको या जेनिस शार्प। तो सही उत्तर है मिशेल फूको। दोस्तों, फूको की जो शक्ति की अवधारणा है वो नकारात्मक परिभाषा देनी चाहिए। शुरुआत इसकी हम इस तरह से करें। वो कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि शक्ति किसे नहीं कहते। शक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राथमिक रूप से विनाशकारी और नकारात्मक है। और वो कहते हैं कि शक्ति राज्य में ही नहीं बल्कि सभी स्थानों पर देखने को मिलती है। शक्ति सार्वभौमिक है, इसे कारागृह में देखा जा सकता है, अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कूल में, मनोरोग चिकित्सक दवाखाने में, हर जगह देखा जा सकता है। स्वयं मनुष्य का शरीर ही शक्ति का घर है, क्योंकि सभी जुर्म, दमन और त्रासदी अंततोगत्वा इसी शरीर को उठाना पड़ता है। फूको कहते हैं कि जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। और इसी थीसिस के आधार पर फूको का निष्कर्ष है कि शक्ति का कोई भी मुकाबला स्थानीय स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने शक्ति अभिजन के अपने अध्ययन में सैन्य उद्योग गठजोड़ के विषय प्रभाव पर ध्यान आकर्षित किया है? डगलस रे, सी राइट मिल्स, जोसेफ शुम्पीटर या वाई.एम. ओस्ट्रोगोर्स्की। तो आप देखिए दोस्तों, सैन्य उद्योग गठजोड़ के विषय पर सी राइट मिल्स ने जो है ध्यान आकर्षित किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सी राइट मिल्स की चर्चित कृति पावर एलीट है और वो कहते हैं कि अमेरिकी समाज जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न समाजों में, युगों में शक्ति के रूप बदलते हैं, लेकिन शक्ति हमेशा सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रही है। मिल्स ने दावा किया है कि युद्ध के बाद की अमेरिका में राजनीतिक, सैनिक और उद्योग जगत का गठजोड़ का शासन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका संबंध शक्ति अभिजन या पावर एलीट की अवधारणा से है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सी राइट मिल्स। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति अभिजन की अवधारणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो शक्ति अभिजन की अवधारणा सी राइट मिल्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मिल्स का कहना है कि अमेरिकन जो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका में लोगों का शासन नहीं बल्कि अभिजनों का शासन है, जिसमें संघीय राजनेता, सैन्य पदाधिकारीगण और वाणिज्यिक घरानों का प्रभुत्व होता है। और इन्हीं को मिल्स ने जो है सी राइट मिल्स ने शक्ति अभिजन का नाम दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। ये परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर, सीले, डेहल या गैटिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट डेहल। दोस्तों, रॉबर्ट डेहल का कहना है कि दोस्तों आप जानते हैं कि रॉबर्ट डेहल एक बहुलवादी विचारक हैं और इन्होंने लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और उनका कहना है कि मानव संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लॉर्ड एक्टन का कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। लासवेल का कहना है कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। तो दोस्तों, पैरेटो का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ये सी का पहला हो जाएगा। और रॉबर्ट डेहल का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। तो इस आधार पर 2, 3, 1, 4 देखते हैं। 2, 3, 1, 4 का सही मिलान ऑप्शन ए है आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभाव की विशेषता नहीं है क्या? देखिए, उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है या इसमें द्विसंबंध होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा
प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों, प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि उसे देखा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, ये प्रभाव की विशेषता नहीं है। दोस्तों, शक्ति और सत्ता के समान प्रभाव भी एक राजनीतिक अवधारणा है जिसे किसी भौतिक वस्तु की तरह देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन शक्ति का जो वैध रूप है वही प्रभाव होता है और इसी के कारण लोग प्रभुसत्ता या संप्रभु की आज्ञाओं का पालन स्वभाव से करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है कि किसका मानना है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो ये विचार माओ से तुंग का है। माओ का कहना है दोस्तों, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन वैधता का आशय बताता है। तो वैधता या लिजिटमेसी क्या है। दोस्तों, वैधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैधता का आशय ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना है कि प्रचलित जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं, यही वैधता का आशय है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोगों में ऐसी आस्था उत्पन्न करा देना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हों, लोगों को ऐसा विश्वास हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैध शक्ति या लेजिटिमेट पावर किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है सत्ता को। दोस्तों, अथॉरिटी या सत्ता जो है वो वैध शक्ति होती है और आप जान लीजिए, मैक्स वेबर ने सत्ता का बृहद विश्लेषण किया है। वो सत्ता के 3 प्रकार बताते हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और विवेक या विधि सम्मत सत्ता या विवेक या तर्क संगत सत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति की अवधारणा के रूप में समूह सिद्धांत क्या मानता है। देखिए, शक्ति की अवधारणा के रूप में जो समूह सिद्धांत है वो क्या मानता है, इसमें आप देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। समूह प्रायः स्वायत्त और विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। समूह अंतर्निर्भर होते हैं, एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं और समूहों को वर्चस्ववादी और आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है शक्ति के समूह सिद्धांत के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसमें से 1 और 2 सही हैं, क्योंकि शक्ति का जो समूह सिद्धांत है उसमें शक्ति समूह को प्रायः स्वायत्त और विनिश्चय निर्माण में स्वतंत्र केंद्र माना जाता है और समूह आत्मनिर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति और सत्ता को होना चाहिए किस प्रकार का। तो सही उत्तर है दोस्तों, शक्ति और सत्ता को औचित्यपूर्ण होना चाहिए और तभी वो अस्थायी हो सकते हैं और लोगों का विश्वास उसमें हो सकता है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि शक्ति लोगों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम होता है, बल प्रयोग नहीं है। और सत्ता के बिना शक्ति असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य और अनिश्चित होती है। सत्ता निश्चित, स्पष्ट और प्रकट होती है, इसलिए शक्ति और सत्ता को औचित्यपूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। ये कथन किसका है, आप देखिए, मार्क्स, पार्सन्स, बार्बा और वेबर। तो ये कथन दोस्तों वेबर से संबंधित है। मैक्स वेबर कहते हैं कि पुराने रीति रिवाज, परंपरा, प्रथाएं और मान्यताओं के कारण परंपरागत सत्ता में समादेश या जो उनके आदेश का पालन किया जाता है। चमत्कारी सत्ता में वैधता का आधार केवल करिश्मा होती है और वह अपने प्राधिकार का प्रयोग तब तक कर सकता है जब तक ये सिद्ध होता रहे कि वह मान्यता प्राप्त करता है और अपने जो अनुयायी हैं, अपने मानने वाले, उनको संतुष्ट कर सकता है। तो मान्यता और प्रतीक दोस्तों, ये वेबर की सत्ता सिद्धांत के प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पोप जो हैं, पोपों की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव और राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष, ये ही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहा है। ये कथन किसका है।
मैक्सी, गेटेल, सेवाइन या हर्बन। तो सही उत्तर है गेटेल का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आरजी गेटेल का मानना है कि पोपों की जो लौकिक शक्ति का उदय और पराभव है और राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष यानी चर्च राज्य विवाद, यही मध्यकालीन जो राजनीतिक चिंतन है उसी के अंतर सिमटा रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन मिशेल फूको के शक्ति संबंधी विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर है ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति। ये मिशेल फूको के जो है सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति संबंधी विचारों के श्रेष्ठ प्रकार को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, मार्सिलियो ऑफ पडुआ एक मध्यकालीन विचारक रहे हैं। आप देखिए कि मार्सिलियो ऑफ पडुआ के पाठ्यपुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का मूल भाव क्या रहा है। तो सही उत्तर है सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क, ये मार्सिलियो ऑफ पडुआ के द डिफेंडर ऑफ पीस का मुख्य भाव रहा है। अगला प्रश्न है, शक्ति पैसे की तरह है यानी पावर इज लाइक मनी, ये कथन किसका है। ऑप्शन है आपके कैटलिन, लासवेल, माओ त्से-तुंग या टालकाट पार्सन्स। तो सही उत्तर है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन डी। दोस्तों ये कथन टालकाट पार्सन्स का है। उन्होंने कहा है कि शक्ति और पैसे में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्वरूप की चर्चा, और ये निष्कर्ष निकाला कि शक्ति और प्रभाव के सांस्थानिक कार्य होते हैं जो कि वास्तव में पैसे की कार्यात्मक प्रकारों से मिलते जुलते हैं। दोनों एक ही सामूहिक एकता स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए टालकाट पार्सन्स का मानना है कि शक्ति जो है पैसे की तरह है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जो राज्य देखिए पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं, वे कौन से राज्य होते हैं। तो सही उत्तर है अधिकार राज्य। दोस्तों जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं वे अधिकार राज्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या हन्ना अरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए, आत्मपरकताओं की निर्माता, के ऊपर नहीं बल्कि के प्रति शक्ति, सहमति के रूप में शक्ति, और सामूहिक कार्रवाई के कारण बढ़ी हुई क्षमता। तो देखिए बी, सी और डी ये हन्ना अरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित हैं। आत्मपरकताओं का निर्माता जो है ये हन्ना अरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। हन्ना अरेंट जर्मन अमेरिकन राजनीतिक सिद्धांतकार थीं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें और लेख आईं और एक पक्षी धर्म से लेकर साहित्य विज्ञान तक के विषयों पर उनके राजनीतिक जो है सिद्धांत पर अस्थायी प्रभाव पड़ा है। उनकी शक्ति की संकल्पना में आत्मपरकताओं के निर्माता का सिद्धांत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें शक्ति विभाजन का सिद्धांत सूत्रित हुआ है। तो दोस्तों इसमें अगर जो आप देखें तो शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अगर जो हिंदी इसका सही कहा जाए तो दोस्तों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस में सूत्रित हुआ है। तो ये पुस्तक है ऑप्शन सी, स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा। और ये पुस्तक किसकी है आप जानते हैं, मॉन्टेस्क्यू की। आप जान लीजिए दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सबसे पहले शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और शक्ति पृथक्करण का अर्थ होता है कि शासन के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, ताकि व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या राष्ट्रीय शक्ति या सत्ता का तत्व नहीं है। ऑप्शन देखिए, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव। ये दोस्तों राष्ट्रीय शक्ति या सत्ता का तत्व नहीं है, जबकि प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी, रक्षा ये सभी किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता किसका परिणाम है। उदार सोच, मार्क्सवादी दर्शन, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद या वैश्वीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदार सोच।
दोस्तों शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता जो है ये उदार सोच का नतीजा है और राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से राजनीतिक है। सत्ता वैधता युक्त शक्ति होती है। आप जानते हैं जो सत्ता है वो लिजिटमेट पावर होती है। सत्ता के नियमन वस्तुतः राजनीतिक होता है और ये अपने आप में प्रभाव और मंशा को धारण करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजनीतिक बाध्यता या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है राज्य के प्रति जो है वाजिब आज्ञाकारिता। राजनीतिक बाध्यकारिता का अर्थ क्या होता है? तो कानून के प्रति यानी लॉ के प्रति जो वाजिब यानी वैध आज्ञाकारिता, इसको दोस्तों राजनीतिक बाध्यकारिता या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कहते हैं। और आप जानते हैं राजनीतिक बाध्यता व्यक्ति को ये अधिकार भी देता है कि आज्ञा के गैर वाजिब होने पर या उचित न होने पर उसका पालन न करे अथवा उस आज्ञा का विरोध कर दे। अगला प्रश्न फिर से आ गया है कि ये किसका निरूपण है कि शक्ति पैसे की तरह है? तो उत्तर है टालकाट पार्सन्स। दोस्तों टालकाट पार्सन्स का कहना है कि शक्ति जो है वो पैसे की तरह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैधता के बेवर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सही उत्तर है हैबरमास और ओफे के द्वारा वैधीकरण संकट का सिद्धांत विकसित किया गया है। और आप जानते हैं कि वैधता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। वैधता से शक्ति को तार्किकता और अस्थायित्व मिलता है। वैधता द्वारा जनमत शक्ति को स्वीकार करता है। हैबरमास और ओफे द्वारा वैधता के बेवर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट यानी लिजिटमेसी क्राइसिस विकसित किया गया है। और नव मार्क्सवादी विचारक हैबरमास कहते हैं कि पूंजीवादी समाजों में सदैव वैधता संकट उत्पन्न होता है क्योंकि पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था विषमता मूलक होती है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से किस प्रकार की अवधारणा है? तो सही उत्तर है दोस्तों राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा राजनीतिक अवधारणा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सत्ता आप जानते हैं कि वैधता युक्त शक्ति, शक्ति प्लस वैधता ये सत्ता होती है। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और प्रायः परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, बेंटले, लिका, कैटलिन या लास्की। तो सही उत्तर है कैटलिन। दोस्तों कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी शक्ति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति कैसी है? देखिए, निरंकुश, सापेक्ष, अपरिमित या परिमित। तो सही उत्तर है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो शक्ति होती है वो सापेक्ष होती है। इसका कारण ये है कि जो भी शक्ति है उसका आकलन हम किसी दूसरे राज्य के सापेक्ष ही कर सकते हैं, निरपेक्ष रूप से हम शक्ति का आकलन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी और इस क्रांति में तत्कालीन निरंकुश शासक जेम्स द्वितीय की सत्ता के विपरीत क्रांति हुई थी, जिसमें उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और उसके बाद इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है या इतिहास कुलीन तंत्र का कब्र है, ये कथन किस विचारक का है? प्लेटो, पैरेटो, मोस्का या बर्नहेम? तो सही उत्तर है पैरेटो। दोस्तों पैरेटो ने इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान कहा है। उसका कहना है कि हर काल में सामाजिक पटल पर कुछ गिने चुने लोग शासन की भागीदारी में विशेष जागरूकता से भाग लेते हैं और आम जनता इन कुलीन लोगों की मात्र अनुवर्ती या पिछलग्गू ही होती है। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रबंधकीय क्रांति या मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन की बात किसने की थी? तो सही उत्तर है जेम्स बर्नहम। दोस्तों जेम्स बर्नहम ने प्रबंधकीय क्रांति या मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन की बात की है और आप जान लीजिए कि बर्नहम ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जो है शक्ति को परिभाषित करने का या प्रबंधकीय क्रांति की बात की। और दोस्तों
बर्नहम जो है इस बात पर बल देते हैं कि राजनीतिक निपुणता अथवा इसका अभाव ही ये निर्धारित करता है कि कौन शासन करेगा और सत्ता किस प्रकार स्थानांतरित होगी। आर्थिक तत्व वस्तुतः महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये बात इस दृष्टि से ओझल नहीं की जा सकती है कि राजनीतिक साधनों द्वारा संभ्रांत वर्ग आर्थिक शक्तियों को नियंत्रित, समायोजित और यहाँ तक कि उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, संभ्रांतों की राजनीति अथवा बर्नहम के द्वारा इसको प्रबंधकीय क्रांति कहा गया है। प्रबंधकीय क्रांति की राजनीतिक प्रक्रिया के से मुक्त नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों जो है बर्नहम भी एक तरह से संभ्रांतवादी विचारक हैं, मार्क्सवादी हैं और उन्होंने मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन या प्रबंधकीय क्रांति की बात की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज़ें नीचे नहीं गिरा सकती हैं। दूसरा है माइकल्स या मिचेल्स के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, मिचेल्स ने राजनीतिक दल और इनकी संरचना में जो है अल्पतंत्र का लौह नियम प्रतिपादित किया है। उनका कहना है कि दोस्तों जो लोग होते हैं, लोग या जनसाधारण होते हैं, वो अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। इसी वजह से नेता जो हैं या नेतृत्वकर्ता शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तो उन्हें कोई चीज़ नीचे नहीं गिरा सकती है, ऐसा नहीं है। दोस्तों आप देखिए कि मिचेल्स ने जो है राजनीतिक दल, उसकी संरचना में नेतृत्व की भूमिका का विवेचन करते हुए अल्पतंत्र का लौह नियम का प्रतिपादन किया है और उनका कहना है कि एक अल्पतंत्र ही हमेशा शासन के केंद्र में होता है और चाहे कोई भी व्यवस्था रहे उसमें शासन सत्ता कुछ लोगों के ही हाथ में हो जाती है, क्योंकि अधिकतर मनुष्य अकर्मण्य, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से चापलूस होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है। देखिए, शक्ति संबंधात्मक होती है, सही है। शक्ति एक पक्षी होती है, शक्ति द्विपक्षी होती है, शक्ति स्थिति या परिस्थिति जन्य होती है। तो शक्ति एक पक्षी होती है, ये सही नहीं है, जबकि शक्ति द्विपक्षी होती है यानी शक्ति सापेक्ष होती है और शक्ति स्थिति जन्य होती है। तो दोस्तों शक्ति की संकल्पना कभी भी एक पक्षी नहीं होती है। निरपेक्ष शक्ति का आकलन हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता हो कि कोई व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो या अधिक शक्तिवान हो। तो कुल मिलाकर शक्ति सापेक्ष होती है और इसकी प्रकृति संबंधात्मक होती है। हमेशा इसको द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप में ही आकलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं। देखिए, संविधान में परिवर्तन, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तीसरा है कि राजनीतिक संस्थाओं के रूप में भेद और चौथा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। तो दोस्तों जो क्रांति होती है, क्रांति मूलतः व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कहते हैं। इसमें संविधान में परिवर्तन, एक शासक वर्ग से दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापन, राजनीतिक संस्थाओं के रूप में भेद और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन, ये सभी विशेषताएं क्रांति में समाहित होती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, शक्ति और प्राधिकार में जो अलग करने वाला विभेदक तत्व है वो क्या है। देखिए, संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता या उपयोगिता। तो शक्ति और सत्ता या प्राधिकार में निर्भेदक तत्व वैधता यानी लिजिटमेसी है। और आप जान लीजिए, वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। मानव संबंधों के क्षेत्र में यदि शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाए तो उसमें अस्थायित्व आ जाता है और कोई भी शासक शक्ति के सहारे धरती पर शासन कर सकता है, लेकिन वैधता के सहारे वो लोगों के हृदय पर शासन करता है। और वैधता ही सत्ता को जो है एक प्रकार से देखा जाए कि वैधता ही जो होता है शक्ति और प्राधिकार में अंतर करती है। शक्ति अपने प्रभाव से लोगों से मनमाना कार्य या उनके व्यवहार में परिवर्तन करने की क्षमता को कहा जाता है, लेकिन प्राधिकार में शक्ति और वैधता का मिश्रण होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने शक्ति, सत्ता और प्रभाव, देखिए
दोस्तों शक्ति, सत्ता और प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। इसके आगे के वीडियो में हम प्रमुख विचारधाराएं जैसे उदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।